नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480969065308608971523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज के हमारे इस वीकली लेक्चर में हम लोग 1 जनवरी से लेकर के 7 जनवरी तक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, नया साल स्टार्ट हो चुका है। सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। और इस न्यू ईयर में सब लोग जो है अपना तरीके से पढ़ाई करें, और जो आप लोगों ने रिजोल्यूशंस लिए हैं, आई होप उसमें एक रिजोल्यूशन ये भी होगा कि आप लोग और ज्यादा तरीके से डेली करंट अफेयर्स या डेली अपनी स्टडी करना, डेली टेस्ट सीरीज को प्रैक्टिस करना, वो सब जरूर करेंगे जो भी अपकमिंग एग्जाम्स आ रहे हैं। सो उसी रिस्पेक्ट में मैं आपके सामने कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेके आई हूँ। वो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि इस पूरे हफ्ते में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे। तो अगर आप में से जिन भी स्टूडेंट्स ने जो है इसको बिल्कुल तरीके से अपना पढ़ाई को एक डायरेक्शन देने की सोची है, वो सारे स्टूडेंट्स जो है वो सारे करंट अफेयर्स को बहुत तरीके से पढ़े, और हर हफ्ते जो हमारे करंट अफेयर्स मैं यहाँ पर बताती हूँ, उन हर एक करंट अफेयर को बहुत अच्छे से स्टडी करें। तभी फायदा है समझने का, तभी फायदा है आपका कंसिस्टेंसी रखने का। सब लोग समझ रहे हैं ना? कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। डेली का डेली रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना वही है कि आपका जब फ्लो टूट जाता है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो डेली मेरा करंट अफेयर्स भी आता है, वो भी आप लोग सुने, और जो ये वीकली करंट अफेयर्स आता है इसको भी स्टडी करें, तभी आपको दोनों चीजें यहाँ पर फायदा दे पाएंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर को। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा पहला करंट अफेयर है जो कि January 3 का है। January 3 सावित्री बाई फुले का जो है यहाँ पर बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है। सावित्री बाई फुले सब जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लेडी हैं। 3 जनवरी को इनका बर्थडे है, इसलिए इनका आर्टिकल मैंने यहाँ पे चूज किया है। मैं इनके बारे में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बताऊंगी, वो आप लोग लिख लीजिए। इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हिस्ट्री में आपका बहुत काम आएगा। ठीक है, ये कहाँ से बिलोंग करते थे? महाराष्ट्र से। ये जो है महाराष्ट्र की, यहाँ पर महाराष्ट्र की सोशल रिफॉर्मर भी थी। सोशल रिफॉर्मर का मतलब वहां पे काम करने के लिए, सोसाइटी में चेंज करने के लिए। एंड ये पोएट भी थी। ये जो है, ये ऐसी पर्सन है जिन्होंने यहाँ पर जो है गर्ल्स के लिए स्कूल ओपन करने किए थे। ठीक है, देखो वैसे अगर मैं बात करूँ गर्ल्स के लिए यहाँ पर स्कूल, ऐसा नहीं कि अकेले इन्होंने स्टार्ट करे, और भी बहुत से लोगों ने किए थे, जैसे कि रॉबर्ट में। क्वेश्चन आ सकता है, एक्सक्लूसिवली गर्ल्स के लिए जो स्कूल ओपन किए गए वो किसने किए हैं? वो एक रॉबर्ट में थे, जिन्होंने यहाँ पर जो है 1818 में बंगाल में, बंगाल के चिनसुरहा में जो है गर्ल्स के लिए स्कूल ओपन किए थे। तो इन्होंने भी यहाँ पर जो है इसी चीज के लिए यहाँ पर स्टार्ट किया। सतारा डिस्ट्रिक्ट से ये बिलोंग करती थी। इनके आगे जो इनकी शादी थी सावित्री बाई फुले की, वो शादी हुई है ज्योतिराव फुले से। बहुत कम उम्र में हो गई थी, 9 से 10 साल की उम्र में, और इनका कोई अपना बेटा या बच्चा नहीं था। इन्होंने यहाँ पर जो है वो अडॉप्ट किया था किसको? यशवंत राव को। ठीक है, इन्होंने यशवंत राव को अडॉप्ट किया था। ठीक है, बाकी हाँ इसका कोई प्रॉपर नहीं है यहाँ पर, सपोर्ट करने के लिए बातें नहीं है, पर ये चीज एग्जिस्ट करती है। और ये बहुत इलिटरेट थी, और जो है इनके हस्बैंड ने ही इनको यहाँ पर आगे पढ़ाया है। और इन्होंने यहाँ पर अपने आप को जो है स्कूल के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में अपने आप को इनरोल कराया था। एक इन्होंने यहाँ पर करवाया था अमेरिकन मिशनरी, जो कि यहाँ पर कौन चला रही थी? सिंथिया फेरारा। वेरी इंपॉर्टेंट लेडी, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इनकी टीचर। ठीक है, अहमदनगर में। और दूसरा दूसरा इनका स्कूल था, एक स्कूल पुणे के अंदर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सावित्री बाई जो है पहली इंडियन वुमेन टीचर थी जिन्होंने यहाँ पर काम किया है। साथ ही साथ इन्होंने अनटचेबल्स के लिए जो है, और अपनी जो भी इनकी पोयम वगैरह भी है वो भी इन्होंने काफी सारी लिखी है। जैसे कि इन्होंने अपने खुद के दम पर एक नेटिव फीमेल स्कूल बनाया पुणे में, और एक सोसाइटी फॉर प्रमोटिंग एजुकेशन ऑफ मेहर मांगा एंड एक्टरास, ये इन्होंने यहाँ पर एसेट्रा मतलब वगैरह
के लिए इन्होंने यहाँ पर नहीं जो है और चीजें चलाई हैं। इन्होंने अपनी पोयम लिखी है काव्य फुले 1854 में, और साथ ही साथ इन्होंने लिखी है भवन काशी सुबोध रत्नाकर 1892 में। और इनकी एक और पोयम है जिसका नाम है गो गेट एजुकेशन, जाओ और जाके शिक्षा प्राप्त करो। ये भी इन्होंने यहाँ पर बनाया है, ये सब इन्होंने पोयम लिखी है। इन्होंने एक सेवा मंडल बनाया है जिसका नाम है महिला सेवा मंडल, जिसके तहत जितने भी महिला से जुड़े हुए इश्यूज हैं, वुमेन राइट्स के ऊपर बातें हैं, वो यहाँ पर इकट्ठा करें। इन्होंने सारी की सारी वुमेन को इकट्ठा करने का आग्रह किया ताकि सारी वुमेन इकट्ठा हो, बिना किसी भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन के सबको इकट्ठा किया जा सके। इनका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि सारी वुमेन एक साथ एक ही मैट के ऊपर, एक ही जो है ना चादर के ऊपर बैठे, सब एक साथ बैठे। इन्होंने सती प्रथा के ऊपर भी बहुत ज्यादा जो है वो बात करी है, सती प्रथा के अगेंस्ट भी इन्होंने यहाँ पर स्टार्ट किया है। और साथ ही साथ ये जो है इनके नाम पर आज के समय में अगर मैं बात करूं तो इनके नाम पर जो है एक यूनिवर्सिटी भी है पुणे के अंदर। इनके नाम पे बहुत सारी जो है वो आज के टाइम पे काफी नई नई चीजें जो है वो चल रही हैं। तो ये सावित्री बाई फुले जो हैं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। इनके समाज का नाम सत्य शोधक समाज। तो ये सारी जो इनके फैक्ट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योतिराव फुले, सावित्री बाई फुले मत छोड़ के जाइएगा पेपर में। तो अगर आप छोड़ के जाएंगे तो वही है कि आपका कोई ना कोई एग्जाम में क्वेश्चन मिस आउट हो जाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि आप ये जरूर लिख के जाएं पूरा। ठीक है। और इन्होंने जो है अपनी अपनी वेरियस स्पीचेस लिखी थी सत्यशोधक परिषद के नाम से, सत्यशोधक। ठीक है। और साथ ही साथ इन्होंने स्पीचेस भी लिखी थी, और इन्होंने गांधी जी को भी काफी लेटर्स लिखे थे। ठीक है। और इन्होंने सत्यशोधक समाज को खुद आगे बढ़ाया जब इनके हस्बैंड ज्योतिराव फुले की डेथ हो गई थी। इन्होंने जो है करीब 18 गर्ल्स स्कूल को अपने अपने दम पर ओपन किया। और इन्होंने यहाँ पर जो है एक जो प्रेग्नेंट रेप विक्टिम्स हुआ करती थी उनके लिए भी इन्होंने यहाँ पर क्या खोला था, बाल हत्या प्रतिबंधक गृह। ये सब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं ना, ये सारे पॉइंट्स आपको अपने दिमाग में रखने हैं कि इन्होंने इन इन चीजों के ऊपर काम किया था, ये इनकी मेन इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। ठीक है। तो ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले जरूर पढ़ के जाइएगा हिस्ट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी रिसेंटली एक ब्रिज ओपन हुई है, और ब्रिज का नाम है यहाँ पर, व्हाट इज द नेम ऑफ अ ब्रिज। यहाँ पर ब्रिज का जो नाम है वो है सियोम ब्रिज। ठीक है। अभी इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो सियोम ब्रिज है ये कहाँ पर है या किसने ऑर्गेनाइज कराई है। तो देखिए भाई, सियोम एक नदी का नाम है। सियोम किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। ब्रह्मपुत्र का सब लोग जानते हैं, है ना, सब लोग जानते हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर जो है ये यारलंग चेमयांगडंग ग्लेशियर से निकल के पूरे तिब्बत को क्रॉस करके इंडिया में एंटर करती है। ये जो है ये चेम यांग डंग ग्लेशियर से निकल के तिब्बत को कवर करते, इवन तिब्बत की कैपिटल लहासा को कवर करते हुए अरुणाचल प्रदेश आती है। देन इट कम्स टू असम, और असम में आने के बाद ये बांग्लादेश चली जाती है। देन यहाँ से गंगा मिलती है। ठीक है। और फिर एक रिवर मेघना बन जाती है ना। तो सियोम रिवर जो है वो इनको यहाँ पर जो है वो इधर से अरुणाचल प्रदेश की साइड से सियोम नदी मिलती है। और ये सियोम नदी के ऊपर ही क्या बनाया गया, ब्रिज। सियोम जो रिवर है ये आप याद रखिएगा, सियोम रिवर के अराउंड अरुणाचल प्रदेश का एक इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है जिसका नाम है मोलिंग नेशनल पार्क। तो ये रिवर न्यूज में है तो ये नेशनल पार्क भी न्यूज में आ सकता है। ठीक है। क्या है नाम, मोलिंग नेशनल पार्क, कहाँ का, अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है भाई। तो ये सियोम ब्रिज जो है इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगी। तो ये आप याद रखिएगा, इस ब्रिज का यहाँ पर इनॉग्रेशन किया गया है। 100 मीटर्स की ये ब्रिज बनाई गई है, और ये जो है इसकी इम्पोर्टेंस भी काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। और क्योंकि ये चाइना को टैकल करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगी। अभी रिसेंटली ही डिफेंस मिनिस्टर जो है हमारे राजनाथ सिंह इनको यहाँ पर इनॉग्रेट करके आए हैं। बनाई किसने ये पता होना चाहिए, BRO, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अरुणाचल प्रदेश में बहुत अच्छे काम किए हैं, और करीब 3057, सॉरी 97 किलोमीटर का यहाँ पर उन्होंने रोड भी कंस्ट्रक्ट किया है। ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है 3097 किलोमीटर की, ये पार्लियामेंट में बताई गई थी इसलिए मैंने वहां से बताया है। ठीक है। इवन BRO को जो है पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड का
हाईएस्ट मोटरेबल रोड बनाने के लिए भी रिकॉग्निशन गिनीज बुक में यहाँ पर दिया गया। हाईएस्ट मोटरेबल रोड, जहां पे आप मोटर व्हीकल्स लेकर के जा सकते हैं, वो भी रोड इन्होंने यहाँ पर बनाया। कौन से पास पे बनाया है, पता होगा सब लोगों को, उमलिंगला, लद्दाख, उमलिंगला पास। ठीक है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने यहाँ पर इसको भी रिकॉग्नाइज किया है, यही काम को। तो सियोम ब्रिज याद रखिएगा, 100 मीटर्स की ये ब्रिज बनाई गई है, और ये क्लास 70 का इसके अंदर स्टील आर्किटेक्चर को इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो सियोम ब्रिज याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, बीआरओ, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन कब बनी थी, 1960 में बनाई गई थी, जो कि पूरे सारे पूरे एक जितने रिमोट एरियाज हैं उनको डेवलप करने के लिए, आर्म्ड फोर्सेस को जो भी हमें सप्लाई की जरूरत होती है वहां तक पहुंचाने के लिए बॉर्डर रोड्स पे ये काम करती है। और ये मैं बता दूं, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन अब डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, पर पहले एक समय में ये कौन सी मिनिस्ट्री में आती थी, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के अंदर ये इंक्लूड थी, 2015 में चेंज कर दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा धनु यात्रा। धनु यात्रा जो है रिसेंटली यहाँ पर कहाँ पे निकाली गई है, धनु यात्रा जो है यहाँ पर वो ओडिशा में। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, धनु यात्रा एक ओपन एयर फेस्टिवल होता है, कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, ओडिशा के अंदर। रथ यात्रा भी सुनी होगी आपने, उड़ीसा में निकाली जाती है, ऐसे ही ये भी बारगढ़, बारगढ़ उड़ीसा में लोकेटेड है, तो ये कल्चर में ही है। और ये वो जगह है जो, ये भी सेम चीज धनु यात्रा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में मेंशन है। ये किसकी स्टोरी पे बेस्ड है धनु यात्रा, ये हमारे कृष्ण जी की, कृष्ण भगवान की जो है स्टोरीज के ऊपर बेस्ड ये एक पूरा बनाया गया है, जिसमें उग्रसेन, देवकी, वासुदेव, इन सब का पूरा यहाँ पर दिया गया है। इसकी कोई रिटन स्क्रिप्ट नहीं होती है, पर धनु यात्रा जैसा एक फेस्टिवल जो है, कल्चरल फेस्टिवल है, हमारे आर्टिकल 29 में लिखा ही हुआ है कि आप मना सकते हैं, तो उसी के तहत इसको पूरा सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, ये एक ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर जो बिल्कुल खुले में यहाँ पर जो है उसको स्टार्ट किया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है काफी सारे फैक्ट्स के लिए। उड़ीसा जो है ये वही जगह है जहाँ पर आपको आप कह लो कि एक नेशनल पार्क सिमलीपाल मिलेगा, और सिमलीपाल भी न्यूज में रहता है। यहाँ पर आपको ऑलिव रिडले टर्टल्स भी मिलेंगी, पढ़ा है ना सब लोगों ने ये चीजें, मैं आपको एक्स्ट्रा चीजें बता रही हूँ ताकि आपको ये याद रहे कि आपने ये सब चीजें पढ़नी है, जिसने नहीं पढ़ी वो पढ़े इन चीजों को। ठीक है, नेक्स्ट, अभी रिसेंटली वेस्ट बंगाल के जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, उन्होंने यहाँ पर बोला है कि जो एक फेस्टिवल है गंगा सागर मेला, ये गंगा सागर मेला को एक नेशनल फेस्टिवल के रूप में यहाँ पर जो है वो बना देना चाहिए। देखो, ये गंगा सागर मेला हर साल लगता है मकर संक्रांति के समय में, हर साल इसको जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो ये आपको एक डिमांड उसकी उठ रही है, तो आपको पता होना चाहिए जो है यहाँ पर कुंभ मेला को जैसे यहाँ पर बोला गया है, मतलब चीफ मिनिस्टर का यही कहना है कि अब अगर कुंभ मेला को आप एक बहुत बड़ा फेस्टिवल मनाते हैं तो जो गंगा सागर मेला है ये भी होना चाहिए। ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है, 24 साउथ पारंगनास जो एरिया है वेस्ट बंगाल का, वहां पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है। हर पूरी कंट्री के लोग जो है वो मकर संक्रांति के समय यहाँ इकट्ठा होते हैं, गंगा का जो डेल्टा बनता है वहां पे 100 किलोमीटर करीब का जो एरिया, वहां पे सब लोग आते हैं। और ये कहा जाता है कि कुंभ मेला के बाद सेकंड लार्जेस्ट फेस्टिवल जो बहुत ज्यादा इकट्ठा होते हैं वो यहाँ पे होता है, जहाँ पे गंगा में डुबकी ली जाती है, गंगा जी में। तो इस तरीके के जो फेस्टिवल्स हैं वो यहाँ पर ऑर्गेनाइज होते हैं, तो उसका क्या मिलना चाहिए, उसको एक क्या दर्जा मिलना चाहिए, नेशनल फेस्टिवल का एक दर्जा मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये आप एक याद रखेंगे, नेशनल फेस्टिवल। नेशनल फेस्टिवल का मतलब होता है जो पूरे इंडिया में बहुत अच्छे तरीके से पूरे इंडिया के लोगों द्वारा मनाया जाता है, उसे हम नेशनल फेस्टिवल कहते हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अभी रिसेंटली ही वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन जो है यहाँ पर उसका अवार्ड दिया गया है। तो पहले तो मैं बता दूं ईट राइट चीज है क्या। ईट राइट का मतलब क्या होता है, सही, आपने सही खाना वाना खाया, एक तरीके से सही खाना। तो क्या है ना कि बेंचमार्क बना देते हैं। बेंचमार्क का मतलब क्या होता है कि आपको एक मानदंड तय कर दिया
कि भाई आपने ये करना है, आप उसको क्रॉस कर लेते हो, आप अपने पैसेंजर को बहुत बढ़िया सेफ खाना देते हो, बहुत ही टेस्टी खाना प्रोवाइड करते हो और बहुत ही क्वालिटी वाला खाना प्रोवाइड करते हो, तो आपको क्या मिलता है यहाँ पर, ईट राइट स्टेशन का दर्जा मिलता है। तो ये कौन प्रोवाइड करता है, ये हमारी FSSAI। आप लोगों ने जरूर देखा होगा हमारे जो खाने के प्रोडक्ट्स होते हैं उसके ऊपर ऐसा साइन होता है ना, ऐसे, ये वही है। ये FSSAI जो है, ये इस चीज को यहाँ पर में जो है सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती है। तो ईट राइट सर्टिफिकेशन ये FSAI देती है यहाँ पर, ताकि रेलवे स्टेशन पर सबको सही तरीके से खाना मिले। ऑलरेडी और स्टेशन को भी मिल चुका है, ठीक है, अभी रिसेंटली किसको मिला, वाराणसी कैंट को। लेकिन इसके पहले और किसको मिल चुका है, तो वो भी आप लिस्ट यहाँ पे बना सकते हैं। ऑलरेडी इससे पहले दिल्ली के एक स्टेशन आनंद विहार, सुना होगा आप लोगों ने, आनंद विहार रेलवे स्टेशन। मुंबई का सबसे फेमस है जो छत्रपति शिवाजी। ऐसे ही मुंबई का एक और मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। और ऐसे ही चंडीगढ़ को, चंडीगढ़ का जो रेलवे स्टेशन है इसको भी यहाँ पर ये अवार्ड दिए जा चुके हैं। क्या देते हैं यहाँ पर, यहाँ पर जो है पूरा ऑडिटिंग की जाती है, देखी जाती है, इंस्पेक्शन की जाती है और फिर उसको जो है ये दिया जाता है। इसकी टैगलाइन पता है क्या है, ईट राइट स्टेशन की, इसकी टैगलाइन है, सही भोजन, बेहतर जीवन। ठीक है, जिसमें सारी चीजों का मिक्सचर होना चाहिए। ईट राइट मेला भी इसी के लिए ऑर्गेनाइज किया गया था। फूड सेफ्टी बहुत जरूरी है और भारत के अंदर FSSAI जो है फूड सेफ्टी के मापदंड को तय करने के लिए ही बनाई गई है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर। ठीक है, FSSAI 2006 में इन्हीं सब मापदंडों को तय करने के लिए बनाई गई थी, ताकि जितने भी प्री पैक्ड फूड होते हैं उन सब के ऊपर क्या जो है लेबल देखा जा सके। ठीक है, वो बताई जा सके कि भाई ये प्री पैकेज्ड आइटम है, ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन 2016 में यूपीएससी ने पूछा था, 2016 में क्वेश्चन था कि जो भाई प्री पैकेज्ड आइटम होते हैं, जिनके और जो ऑलरेडी पैकेज्ड होते हैं, इन पे FSSAI का 2011 के जो मापदंड है उसके तहत क्या क्या होना कंपलसरी है। तो मैं बता दूं कि क्या कंपलसरी है। सबसे पहला तो फूड का नेम, ठीक है, एक किसी भी आइटम पर फूड का नेम होना चाहिए। उसके इंग्रेडिएंट्स, जो उसके अंदर चीजें शामिल हैं, जो उसके अंदर पदार्थ हैं, वो सब ये होना चाहिए। फिर उसके बाद वहां पे क्या होनी चाहिए, उसकी न्यूट्रिशन कितनी है, न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन आपने देखा होगा, ऐसे किलो कैलोरी की फॉर्म में लिखा होता है कि इसमें कितनी एनर्जी है, इसमें प्रोटीन कितना है, इसमें कार्बोहाइड्रेट कितना है, देखा है ना सबने ये लिखा हुआ। तो ये सब भी होना चाहिए, न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन होना चाहिए। और क्या बताना चाहिए कि भाई ये वेज है या नॉन वेज है। ठीक है, नॉन वेज है तो उस पर रेड कलर का मार्क होगा, वेज है तो उसके ऊपर ग्रीन कलर का मार्क होगा। सबके सबने देखी है ना ये चीजें। तो ये सब चीजें जो है वो ये होना कंपलसरी है। ठीक है, तो वो ये बताता है यहाँ पर कि भाई इस तरीके से क्या होगा यहाँ पर, ये सब चीजें इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी जाती है। बाकी हाँ, अगर इससे कोई एलर्जी वगैरह होती है तो वो लिखना कंपलसरी नहीं है, ऐसा लिखना कोई कंपलसरी नहीं बताया गया है। तो इनसे क्वेश्चन आ चुका है रिसेंटली 2016 में, ये सेम क्वेश्चन मैं जो आपको बता रही हूँ ये आ चुका है। 2018 में यूपीएससी ने ये क्वेश्चन सवाल किया था कि जो FSSAI है ये किसके अंडर काम करता है। तो FSSAI जो है वो हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर जो है एक बॉडी 2006 में क्रिएट की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, अभी रिसेंटली ही जो है हमारे डिफेंस मिनिस्टर जो है वो इंदिरा पॉइंट पे विजिट करके आए हैं। सो इंदिरा पॉइंट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, जो हमारे भारत का सदर्न मोस्ट पॉइंट है, राइट। हमारे इंडिया का अगर मैं बात करूं एक्सटेंट की, नदर्न मोस्ट पॉइंट हमारा कौन सा है, सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर में कौन सी जगह, इंदिरा कोल। ऐसे ही हमारा ईस्ट वेस्ट साउथ सदर्न मोस्ट पॉइंट हमारा, अगर मैं लैंड की बात करूं तो कन्याकुमारी। कन्याकुमारी में कौन सी जगह, कन्याकुमारी में एक जगह का नाम है जिसका नाम है केप केमोरिन। ये हमारा इंडिया का सदर्न मोस्ट लैंड का पॉइंट है। वेस्ट में गुहार मोटा, गुजरात के अंदर। आप याद कैसे रख सकते हैं, मोटा भाई कहते हैं ना गुजरात में, वैसे करके याद कर लो कि मोटा भाई गुजरात, इसका मतलब गुहार मोटा यहीं का है। जिनको याद करने में कंफ्यूजन है उनके लिए बता रही हूँ मैं। और किबीतू कहाँ का है, ये है अरुणाचल प्रदेश का लास्ट गांव। और अगर मैं यहाँ पर, हमारे इधर क्या आते हैं, हमारे इधर आइलैंड्स है, अंडमान निकोबार। सो अंडमान निकोबार में, ग्रेट निकोबार में जगह आती है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम क्या है, पिगमोलियन पॉइंट।
या फिर एक और इसका पुराना नाम क्या है, पार्सन्स पॉइंट। तो ये सब आप याद रखिएगा। इस तरीके से ये नाम भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये हमारे लास्ट लास्ट पॉइंट है, सबसे एक एंड पॉइंट जिनको हम कहते हैं ये है। तो अभी रिसेंटली विजिट करके आए हैं, ये ग्रेट निकोबार में पड़ता है। इसको भी आप लोग सब लोग याद रखिएगा, कहाँ कहाँ पे क्या क्या लोकेशन है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि इससे सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पर, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने प्रज्वला चैलेंज यहाँ पे बनाया है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा हमसे, हमसे ये क्वेश्चन बनेगा कि प्रज्वला चैलेंज जो है वो किससे जुड़ा हुआ है। क्योंकि अब नाम से हमें नहीं समझ आएगा प्रज्वला क्या चीज है। हमें लगेगा शायद यार ये उज्जवल बात कर रहा है, शायद ये मतलब कुछ जलाने की बात कर रहा है, लाइक कुछ लाइट अप हो जाए, प्रज्वल हो जाए, है ना, ऐसा कुछ एहसास आएगा ना। तो ये भी कुछ वैसा ही है, मतलब मैं नहीं कही कोई लाइट की बात हो रही है, पर प्रज्वला जो है बेसिकली ये चैलेंज जो है ये रूरल अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है हमारा ग्रामीण विकास मंत्रालय में ऑर्गेनाइज किया, ताकि जितने भी रूरल पीपल हैं, ग्रामीण लोग हैं, उनको यहाँ पर क्या किया जाए, उनको भी यहाँ पर आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। तो प्रज्वला चैलेंज जो है वो बेसिकली एक स्कीम है जो कि चाहती है कि भाई जितने भी गांव में लोग हैं उनको यहाँ पर आगे बढ़ने का मौका दिया जाए, मार्जिनलाइज्ड पीपल है उनको यहाँ पर आगे बढ़े। और इवन सरकार ने इसके लिए 2 लाख रुपए का यहाँ पर जो है वो रिवॉर्ड भी रखा है उन लोगों के लिए जो रूरल इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए इनोवेटिव और क्रिएटिव कुछ हटके कुछ अलग से आइडियाज प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने सिटीजन्स को चैलेंज दिया है, इसका नाम क्या रख दिया उन्होंने, प्रज्वला चैलेंज। ठीक है, ताकि गांव की जो चीजें हैं, गांव के इलाकों को और कैसे बेटर किया जाए, उसको हम नए नए आइडियाज को इम्प्लीमेंट कर सके। और इसको आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। अगर आप में से भी किसी स्टूडेंट के पास इस पूरे के लिए कुछ अच्छा सा आपके दिमाग में कोई आइडिया है जिससे हम अपने गांव को अपने ज्यादा आगे बढ़ने में मदद दे सकते हैं, तो आप भी यहाँ पर बता सकते हैं। 31 जनवरी 2023 से पहले आप इसको अप्लाई करके बता सकते हैं। चाहे आपका कोई स्टार्टअप का आइडिया है, कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप का है, कोई ऑर्गेनाइजेशन का है, कोई फेडरेशन का है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी का है, किसी भी प्रकार के आपके आइडिया को यहाँ पर अप्रिशिएट किया जाएगा जो एक्चुअली में प्रैक्टिकली अप्लाई करने के योग्य है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। हमारा नेक्स्ट है, अभी रिसेंटली पर्पल फेस्ट को ऑर्गेनाइज किया गया है। पर्पल फेस्ट, इससे क्वेश्चन बन सकता है। सो पर्पल फेस्ट जो है वो क्यों ऑर्गेनाइज किया गया, रीजन क्या है इसका। ये गोवा में यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है 2023 में, जो कि गोवा में ही सिर्फ ऑर्गेनाइज किया जाता है। यू ऑल नो द हिस्ट्री ऑफ गोवा, मैंने अपने लेक्चर्स में कई बार यहाँ पे बताया है। और यहाँ पर जो है पूरा ये पीपल विद डिसेबिलिटीज जो है, वो लोग जो डिसेबल है, डिसेबल पीपल के लिए इस पूरे फेस्टिवल को यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये अभी जो गोवा में पणजी है उसकी कैपिटल, वहां पे 6 से 8 जनवरी 2023 को यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया। 3 दिन का फेस्टिवल होता है, गोवा स्टेट कमीशन इसको ऑर्गेनाइज कराती है। जितने भी लोग यहाँ पर डिसेबल हैं, दिव्यांग जनों के लिए यहाँ पर आते हैं, सब लोग अपना पूरा सेलिब्रेशन करते हैं। नाम क्या है इसका, पर्पल फेस्ट, जिसमें स्टैंड अप कॉमेडी होना, डांस का होना, म्यूजिक इवेंट्स होना, टूरिस्ट का आना, काफी सारी चीजें यहाँ पे की जाती हैं। ऐसे ही हमारे पर्पल रेवोल्यूशन भी है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, जो पर्पल रेवोल्यूशन है, ठीक है, ये अलग है। पर्पल फेस्ट और पर्पल रेवोल्यूशन डिफरेंट है। पर्पल रेवोल्यूशन किससे जुड़ा हुआ है, ये लैवेंडर से जुड़ा हुआ है। लैवेंडर जो है उसके तहत बनाया गया है, और ये जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट किया जा चुका है। इसे पर्पल रेवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखना। एरोमा मिशन है, पर्पल की अलग है। लैवेंडर ऑयल बनाना, उसके लिए अगरबत्तियां बनाना, तो या सोप में और रूम फ्रेशनर में जो खुशबू आती है उसको वहां पे लेके आना, तो ये एक एरोमा होता है, खुशबूदार एक पौधा होता है। ठीक है, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन भी हुआ था, और नॉर्मन बोरलंग, वो यूएसए से बिलोंग करते थे। क्वेश्चन आ चुका है इनके ऊपर, नोबेल पीस प्राइज। तो ये जो रिवॉल्यूशंस के है ना ये क्वेश्चन, इनको जरूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पर। अभी जो है यहाँ पर वाटर के ऊपर कॉन्फ्रेंस की गई है, और वाटर कॉन्फ्रेंस जो है यहाँ पर 2022 में अभी रिसेंटली ऑर्गेनाइज हुई है। ये वाटर कॉन्फ्रेंस जो है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, देखिए इसका ऑब्जेक्टिव है वाटर विजन एट द रेट 2047,
जिसमें ये क्या सोचा गया है कि हम लोग ये भोपाल मध्य प्रदेश में अभी ऑर्गेनाइज किया मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में, यहाँ पर जो कि हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, उन्होंने यहाँ पर वाटर पे किया। अभी वाटर से जुड़ी हुई काफी सारी चीजें अभी पहले भी हो चुकी हैं। सो कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर्स है, इसको जरूर यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, वाटर मैनेजमेंट के ऊपर इंडिया में की गई है। ठीक है, नेक्स्ट, बीसीसीआई ने रिसेंटली एक टेस्ट को ऑर्गेनाइज किया जिसका नाम है योयो टेस्ट एंड डेक्सा स्कैन्स। सो हमारे एग्जाम में क्या बनेगा, योयो टेस्ट जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, या डेक्सा स्कैन टेस्ट क्या है। तो देखो भाई, योयो टेस्ट या डेक्सा स्कैन टेस्ट अभी रिसेंटली ही यहाँ पर दोबारा से इसको ऑर्गेनाइज करने की बात की जा रही है। सो हमसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये योयो टेस्ट एंड डेक्सा स्कैन किससे जुड़ा हुआ है, या थोड़ा बहुत इससे डिटेल में भी आ सकता है हमसे। तो देखो भाई, योयो टेस्ट सबसे पहली बार जो है विराट कोहली जो है हमारे, उनकी कैप्टनसी के दौरान यहाँ पे आया था। बिकॉज आप लोग जानते हैं काफी फिटनेस फ्रीक हैं वो। और ये लेकर के कौन आए थे, ये जो है एक डैनिश के फुटबॉल ने इंट्रोड्यूस करवाया था, फुटबॉलर थे, फुटबॉल साइकोलॉजिस्ट थे, बैंक्सबो। उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस कराया था, जिसमें आपका क्या होगा, आपकी फिजिकल फिटनेस को यहाँ पे चेक किया जाएगा, जिसमें आप लोगों को रनिंग, रनिंग जो हमारे प्लेयर्स हैं उनको रनिंग हो गया, स्पीड को इंक्रीज करना, जब तक मतलब यहाँ पर एग्जॉस्ट नहीं हो जाते, तो हमें उसके बेसिस पर उनको एक जो है वो स्कोर दिया जाएगा। और ऐसे ही एक डेक्सा स्कैन है, डेक्सा स्कैन सिलेक्शन के लिए यहाँ पे किया जाएगा। क्या चेक किया जाएगा डेक्सा में, जो कि हमारे जितने भी ट्रेनर्स हैं वो चेक करेंगे प्लेयर्स की, प्लेयर्स के बॉडी में फैट का परसेंटेज कितना है, प्लेयर्स की बॉडी में मसल मास कितना है, ठीक है, वाटर का कंटेंट कितना है उनके अंदर, उनकी बोन के अंदर घनत्व कितना ज्यादा है, ये पता चलेगा कि आपको भाई कितना ज्यादा आपकी बोन को और ज्यादा जो है वो स्ट्रेंथ देने की जरूरत है। और आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, इस तरीके की जो बीमारी है उसको लगने से पहले ही रोका जा सकता है। तो ये डेक्सा स्कैन और योयो टेस्ट जो है फिजिकल फिटनेस को यहाँ पर और ज्यादा देखने के लिए इन टेस्ट को यहाँ पर वापस से इंट्रोड्यूस जो है हमारे यहाँ पर बीसीसीआई ने दोबारा करने के लिए सोचा है। सो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेक्सा स्कैन। डेक्सा की वैसे तो देखिए फुल फॉर्म है, हो सकता है एग्जाम में डेक्सा की फुल फॉर्म भी पूछ ले, जो रिसेंटली न्यूज में उसकी फुल फॉर्म बताओ, ऐसा भी आ सकता है। तो इसकी फुल फॉर्म इंग्लिश में आपको याद रखनी है, डुअल एनर्जी एक्स रे ऑब्सर्वेटोमेट्री, जिसमें बहुत लो लेवल्स की एक्सरे चीज का यूज किया जाता है, ताकि हमारी बॉडी के कैल्शियम, मिनरल्स, बोन्स, हर चीज को यहाँ पर मेजर करके आपको बता दिया जाए कि आपकी बॉडी में कितना क्या क्या कैसी चीज है और उसमें क्या क्या ठीक करने की जरूरत है। राइट, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अभी रिसेंटली जो है कैप्टन शिवा चौहान, ये जो अभी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, ये पहली विमेन बनी है जो कि सियाचिन ग्लेशियर में यहाँ पर उनको पोस्ट यहाँ पर दी गई है, फीमेल है पहली, कैप्टन शिवा चौहान। सो हमारे लिए जो है इम्पोर्टेंट क्या बन जाएगा, क्वेश्चन क्या बनेगा, दुनिया की सबसे पहली बार ऊंचे युद्ध क्षेत्र में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी जो है वो कौन बनी है, शिव चौहान, शिवा चौहान। ठीक है, कहाँ पर, सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है ना, उन्होंने अपना पूरा जो उनका पूरा प्रशिक्षण वगैरह है, उनकी जो ट्रेनिंग है वो उन्होंने पूरी यहाँ पर कंप्लीट भी कर ली है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीधा नाम लेडी का पूछा जाएगा। सो ये बहुत प्राउडली चीज है, तो इसको भी आप प्लीज लर्न करिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली यहाँ पर एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है, साइमे इनिशिएटिव। साइमे इनिशिएटिव क्या चीज है, साइमे इनिशिएटिव की पहली तो फुल फॉर्म है, ठीक है, मैं पहले यहाँ पर फुल फॉर्म लिख देती हूँ, यहाँ पर SAIME। साइमे इनिशिएटिव का फुल फॉर्म क्या है, सस्टेनेबल, इंग्लिश में है इसकी फुल फॉर्म, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम। ठीक है, जिसमें वेस्ट बंगाल में स्टार्ट किया है, जिसमें ये हम क्या कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे मैंग्रोव्स हैं उनको वापस से ठीक करने की, उनको वापस से रिवाइव करने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। क्योंकि आप लोग जानते हैं मैंग्रोव सिस्टम जो है यहाँ पर हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है, हमारा सुंदरबन डेल्टा कितना ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है।
इसके ऊपर यूपीएससी ने भी बहुत बार सवाल करे हैं। इवन जो हमारा सुंदरबंस है वो हमारे कितने सारे एनिमल्स के लिए जरूरी है। हमारी क्रोकोडाइल, गैंगेटिक डॉल्फिन, ऑलिव रिडले टर्टल्स, इतना सारी चीजों में जरूरत है। जो पूरा सुंदरबन है वो पूरा इंडिया में नहीं आता। 40% सुंदरबन का हिस्सा जो है वो इंडिया में आता है, और बाकी बचा हुआ 60 जो है मेन हिस्सा उसका बांग्लादेश में लाई करता है। सो ये क्वेश्चन कई बार जो है वो जो है पूछा गया। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन भी यहाँ पे शो करती हूँ मैंग्रोव्स के ऊपर। क्वेश्चन ये था, 2011 में यूपीएससी ने पूछा था कि 2004 की सुनामी ने लोगों को यह एहसास कराया कि जो मैंग्रोव का जो आपदा, मैंग्रोव तट जो है आपदाओं के खिलाफ एक बहुत विश्वसनीय सुरक्षा बचाव के रूप में काम कर सकता है। 2011 में सुनामी आई थी तो ये एहसास हो गया था लोगों को कि काफी इम्पोर्टेंट रूप में हमें जो है मैंग्रोव हमारे लिए एक साबित हो सकते हैं। सो हमारे लिए क्वेश्चन ये है कि ऐसा कैसे हो सकता है, लाइक व्हाट इज दी पर्पस, ऐसा हमें क्यों लगता है कि ऐसा क्या सर्व कर रहे हैं मैंग्रोव्स। तो ये आपके सामने चार ऑप्शन है। तो आप सारे चारों ऑप्शन अच्छे से रीड करो, वीडियो को पॉज कर दो मेरी, ठीक है, अभी कुछ मत सुनो और मेरी पहले चार ऑप्शन को रीड करो, ठीक है। अब क्या है मैं बता देती हूँ आंसर। इसका आंसर है डी। मैंग्रोव के पेड़ अपनी व्यापक जड़ों के कारण, बहुत खुली उनकी जड़ें होती हैं, उन व्यापक जड़ों के कारण जो है जो तूफान और ज्वार से है ना वो उससे भी उखड़ते नहीं, क्योंकि जो उनकी रूट्स होती है वो बहुत ज्यादा व्यापक होती है। तो वो उखड़ नहीं पाते। अगर उखड़ेंगे नहीं तो क्या होगा, जितने भी और उनके ऊपर तबाही है या सुनामी या कुछ भी आती है वो उसको प्रोटेक्ट करने में कामयाब रहते हैं। तो मैंग्रोव्स हमारे लिए इस तरीके से बचाव का काम करता है। और इसी को आगे और प्रमोट करने के लिए क्या इनिशिएटिव लॉन्च किया, श्यामी इनिशिएटिव, जिसमें हम मैंग्रोव इकोसिस्टम में वेस्ट बंगाल में इसको जो है वो अलग अलग एनजीओस की मदद से इसको और इम्प्रूव करेंगे। बहुत सारे एनजीओ इसका सपोर्ट कर रही हैं, और सुंदरबन को और ज्यादा ठीक करने के लिए गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना, इन सब डेल्टा को यहाँ पर प्रमोट करने के लिए ये काम किया जा रहा है, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंग्रोव्स हमारे लिए बहुत जरूरी है। और ये इवन जो है वहां पे रहने वाले लोगों के लिए फ्यूल, वुड, लकड़ी, फूड, मेडिसिन सबसे प्रोवाइड प्रोटेक्ट करते हैं। इवन जो ग्रीन हाउस गैसेस का जो बाहर उत्सर्जन होता है उसको भी रिड्यूस करने में ये हेल्प करते हैं, ठीक है। और जब मैंग्रोव्स खुद से जब उनकी डेथ हो जाती है, उन ट्रीज की, जब वो पेड़ जो है वो पानी में जाके गिर जाते हैं, तो उनसे भी ना कार्बन वापस से स्टोर किया जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। मैंग्रोव्स भी तीन टाइप के होते हैं। एक होता है रेड मैंग्रोव्स, एक होता है ब्लैक मैंग्रोव्स, और एक होते हैं व्हाइट मैंग्रोव्स, ठीक है। और सबसे ज्यादा मैंग्रोव्स कहाँ पर है, साउथ एशिया में। और साउथ एशिया में सबसे ज्यादा कहाँ पे, इंडोनेशिया में, ठीक है। हमारे इसलिए हमने एक मैंग्रोव्स के लिए यहाँ पर अलायंस भी बनाया, जिसमें इंडोनेशिया, यूएई, स्पेन, इंडिया, ये सारी कंट्रीज हैं इसके अंदर। और पूरे वर्ल्ड की बात करूँ तो वर्ल्ड लेवल पे इंडिया 3% मैंग्रोव्स को होल्ड करके रखता है अपने पास, ठीक है। तो ये फैक्ट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी रिसेंट नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं। अभी रिसेंटली ही जो है ब्रिटिश इंडिया मेमोरियल को यहाँ पर बनाया गया है। ब्रिटिश इंडिया मेमोरियल कहाँ पे बनाया गया है, ग्लासगो, स्कॉटलैंड में, ठीक है। तो एक ये भी याद रखिएगा, ब्रिटिश इंडिया मेमोरियल रिसेंटली यहाँ पर स्कॉटलैंड में यहाँ पर बनाया गया है। क्वेश्चन बन सकता है इस टॉपिक के ऊपर भी, कहाँ पे बनाया गया ये पूछ सकते हैं। काफी कलरफुल इसको बनाया गया है, और ताकि प्रमोट किया जा सके, ये सारी चीजें, नई नई चीजें इसमें भी दिखाई गई हैं। नेक्स्ट, इंडिया यहाँ पर अब नई जो है एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन, अब ये भी क्वेश्चन हमारे लिए बन सकता है कि एशिया पैसिफिक की जो पोस्टल यूनियन है उसमें इंडिया का क्या योगदान है, या इसमें क्या क्या चीजें शामिल है। तो देखो भाई, ये जो यूनियन है ये 1981 में बनी थी, और फिर फाइनली जो है इसके अंदर पोस्टल यूनियन पर डिसाइड किया गया था कि भाई जो पोस्टल फैसिलिटीज हैं उन सबको हम कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। इसके हेडक्वार्टर्स जो है वो थाईलैंड में है, बैंकॉक के अंदर, ताकि इंडिया इसका पूरा पार्टिसिपेंट है, तो आपको इम्पोर्टेंट है, ये पता होना चाहिए। इंडिया है, श्रीलंका है, सिंगापुर है, म्यांमार है, पाकिस्तान है, मतलब साउथ एशियन कंट्रीज इसमें ज्यादा है, ठीक है। तो इसकी जो अब मेजबानी है वो इंडिया यहाँ पर करने वाला है। नेक्स्ट, मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पर नाम नया जो है वो
चेंज किया गया है, ये भी एक यहाँ पर न्यूज में है, क्योंकि मोपा नाम हुआ करता था यहाँ पर। अब जो गोवा का यहाँ पर नया गोवा का जो एयरपोर्ट है, मोपा का नाम चेंज करके मनोहर इंटरनेशनल कर दिया गया है। ठीक है। सो नो, पूरे एक एरिया में क्यों, क्योंकि ये जो आपने सुना होगा मनोहर पारिकर, ये जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रही है ना गोवा के, और हमारे फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, उन्हीं के नाम पे कर दिया गया। नेक्स्ट, यहाँ पर अभी रिसेंटली बॉम्ब साइक्लोन, ये बहुत ज्यादा न्यूज में था। कनाडा और यूएस के रीजन में एक साइक्लोन जो है हिट किया है। द नेम ऑफ दैट साइक्लोन इज बॉम्ब साइक्लोन, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली साइलेंट वैली नेशनल पार्क में केरल के अंदर यहाँ पे जो है वो बर्ड सर्वे यहाँ पर कंडक्ट किया गया है। सो एक हमारे लिए नेशनल पार्क न्यूज में आ गया है जिसका नाम है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। सो देर माइट बी सम क्वेश्चन फ्रॉम साइलेंट वैली नेशनल पार्क। सो साइलेंट वैली नेशनल पार्क उड़ीसा के अंदर लोकेटेड है, जहाँ पे जो है इसको नेशनल पार्क जो डेजिग्नेट किया गया था वो 1985 में किया गया था। और यहाँ पे एक क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता दैट कैन बी इम्पोर्टेंट फॉर यू। ये यहाँ पे एक रिवर फ्लो करती है जिसका नाम है कुंती पूजा, और ये कुंती पूजा किसकी ट्रिब्यूटरी है? भारत पूजा की। ठीक है, ये मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा क्वेश्चन अगर साइलेंट वैली न्यूज में है तो ये क्वेश्चन बन सकता है। काफी सारी बर्ड्स वगैरह, काफी सारे एनिमल्स, जैसे कि नाइट जार, किंगफिशर, कुकू, आउल, फ्लाई कैचर, काफी सारे जो है एनिमल्स वगैरह यहाँ पे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट है भाई, अभी रिसेंटली उड़ीसा के जो है इसमें माली पर्वत एरिया में, वहां पर बहुत ज्यादा जो है वो एक बेसिकली प्रोटेस्ट चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ओडिशा के अंदर बॉक्साइट जो है वो अच्छा खासा मिलता है, लेकिन कोरापुट में मिलता है। कौन सी जगह पे मिलता है? कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि वहां पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं काफी ज्यादा, क्योंकि वहां पे एक कंपनी है हिंडल्को। हिंडल्को कंपनी ने वहां पर जो है वो परमिशन के बिना भी यहाँ पर जो है वो काफी ज्यादा यहाँ पे माइनिंग करनी शुरू कर दी है। तो यहाँ के जो आसपास के गांव है वो बहुत ज्यादा इस चीज के लिए बोल रहे हैं। सो क्या है ना कि अब हमसे क्या सवाल हो सकता है, हमसे एक क्वेश्चन आएगा कि ये माली पर्वत, ये जो है एरिया, ये कहाँ पे लोकेटेड है? माली पर्वत एरिया हमसे पूछा जा सकता है। दूसरा, भारत में बॉक्साइट की माइनिंग सबसे ज्यादा कहाँ होती है? व्हाट इज द आंसर? भारत में बॉक्साइट की माइनिंग सबसे ज्यादा उड़ीसा। उड़ीसा में कहाँ? कोरापुट। तो ये हमसे सवाल जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो माली पर्वत पे आज की नहीं है, ये बहुत पुराने समय से ये जो है वो एक प्रॉब्लम चल रही है। बट ये हमसे सवाल किस प्रकार से आएंगे वो मैंने आपको बताया। ये आपको याद रखने हैं कि सवाल इस टाइप के पूछे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट है माली पर्वत। फिर इसके बाद आपके ये क्वेश्चन है कुछ, जरा इसको सॉल्व करेंगे। आज हमारे इतने ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। टी बोर्ड के बारे में क्वेश्चंस हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यूपीएससी का, सो इसी के लिए मैंने ये वाला क्वेश्चन दिया है। सो टी बोर्ड के ऊपर देखो भाई। सो पहला इसमें है कि जो टी बोर्ड है वो अभी पहली बार बनाया गया स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी सबको पता है ना, विधानिक निकाय। मतलब कि हमारी जितनी भी बॉडीज बनी हुई हैं उन दो तरीके की होती है ना, एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल, एक होती है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, एक होती है संवैधानिक, वो होती है गैर संवैधानिक। संवैधानिक तो वो हो गई जो जैसे कि यूपीएससी हो गई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसका प्रॉपरली आर्टिकल होता है, हमें सारी पावर कहाँ से मिलती है? कॉन्स्टिट्यूशन से। नॉन स्टैट्यूटरी में भी दो होती हैं। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल में एक होती है स्टैट्यूटरी, एक होती है नॉन स्टैट्यूटरी। ठीक है। तो स्टैट्यूटरी वो बॉडीज होती हैं जिनका मेंस जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से क्रिएट की जाती है, हमारे किसी सब जो हमारी संसद है उनके द्वारा पास क्या को कि एक्ट से क्रिएट की जाती है। जैसे कि भारत की ऑलमोस्ट बॉडीज, सीबीएसई, एनएचएआई, लोकपाल, सीबीआई, एसएससी, एग्जाम होता है ना एसएससी का। ठीक है। और उसके अलावा सीआईसी, सीवीसी, बहुत सारी बॉडीज है। वही नॉन स्टैट्यूटरी कौन सी बॉडी होती है? जो कि प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट जो होती है उन्होंने मिलकर के पास करके बनाई होती है, जैसे कि नीति आयोग। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से, सो ये कैसी बॉडी है? पार्लियामेंट के एक्ट से क्रिएट हुई है, इसलिए इसको हम स्टैट्यूटरी, वैधानिक निकाय कहेंगे।
और ये जो पूरी बॉडी है इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे लोकेटेड है? कोलकाता में लोकेटेड है। सो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे हो जाएगी गलत। कोलकाता में क्यों है? क्योंकि वेस्ट बंगाल जो दार्जिलिंग रीजन और आसाम है वहां पे सबसे ज्यादा टी की खेती होती है। ठीक है, बागान है, बड़े बड़े एस्टेट है, तो इसलिए इसका आंसर वहां पर है। बैंगलोर में इसके नहीं है, बैंगलोर में किसके है? कॉफी के हैं, क्योंकि वहां पे कर्नाटका में सबसे ज्यादा होती है ना, इसलिए। ये टी बोर्ड जो है यहाँ पर, इसके ओवरसीज ऑफिस भी है, भारत के बाहर भी इनके ऑफिसेज हैं, जो कि दुबई में है, मॉस्को के अंदर है, लंदन में है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड रॉन्ग है, तो इसका आंसर ये तो होगा नहीं। अब 2 और 1 पे ध्यान देना, 1 बिल्कुल ठीक है, 2 गलत है। ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में नहीं आती, ये जो हमारी कॉमर्स मिनिस्ट्री है, वाणिज्य मंत्रालय में आती है ये बोर्ड। हर 3 साल बाद, आफ्टर एवरी 3 इयर्स, इसको नया बनाया जाता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। इसमें कितने टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं? 31 मेंबर्स हैं टोटल। तो ये फैक्ट्स आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये थे हमारे आज का पूरा आर्टिकल, इसको कंप्लीट करिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आज की ये वीडियो आपके लिए रहेगी। और इस तरीके से हर हफ्ते आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस आएंगे, इसको कवर करिएगा। ये सारी की सारी प्रीलिम्स बेस्ड है इंफॉर्मेशन है, मैं बहुत एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताती हूँ, सो दैट मतलब मैं ऐसा चाहती हूँ कि किसी भी स्टूडेंट से मतलब उनको सारी नॉलेज हो। ठीक है, तो बस किसी से कुछ भी छूटे नहीं, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। सो आप लोग इसको कंप्लीट कीजिएगा। और इसके अलावा जो आपके एग्जाम में इससे और फैक्ट्स भी पूछे जाते हैं, वो भी हम लोग अपकमिंग क्लासेस में, अपकमिंग आने वाली क्लासेस में इसको और ज्यादा कंप्लीट करेंगे और देखेंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट करंट अफेयर्स को कंप्लीट करने के लिए। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।